बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और ईद की तैयारियां ज़ोरों शोर से चल रही होंगी। और आज सुबह ऑलमोस्ट हर घर के बाहर कुर्बानी के जानवर बंधे हुए देखे और बच्चे अलल सुबह उठ के ही, मतलब ये वो टाइम है कि आजकल छुट्टियां चल रही हैं, कभी इस टाइम बच्चों को उठे भी नहीं देखा। लेकिन यही रौनकें हैं इस ईद की कि हर घर के बाहर आपको कुर्बानी का जानवर भी नज़र आ रहा है, बच्चे भी खुश नज़र आ रहे हैं, जेवरात अपने जानवरों को पहना रहे हैं, अपने जानवरों को खाना खिला रहे हैं अपने हाथों से। मतलब इतनी आओ भगत किए जा रहे हैं। सीरियसली ये चीज़ें देख के बहुत खुशी होती है। लेकिन दुआ ये है कि अल्लाह ताला सबकी ये कुर्बानी की जो अदायगी है ये कबूल फरमाए। और इसके साथ साथ ईद की शॉपिंग का सिलसिला भी चल रहा है, तो हमने आगे चल के प्रोग्राम में बहुत सारी चीज़ें शामिल करनी है। आपकी शॉपिंग के हवाले से भी, बकर मंडी की सूरत हाल भी आपको दिखाएंगे, हमारे मेहमान भी हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन सबसे पहले आगाज़ हम कर लेते हैं आज के पहले सेगमेंट से, एक दिन एक नेकी। हमारे स्कॉलर अमानत रसूल साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आज का मैसेज आप तक पहुंचाएंगे। जी दिखाइए। के हवाले से बात करते हैं तो हमारे यहाँ इसका तर्जुमा खौफ खुदा कर दिया जाता है या इसका तर्जुमा परहेज़गारी कर दिया जाता है। हम ये कहेंगे कि तकवा में परहेज़गारी भी मौजूद है और अल्लाह ताला का खौफ भी मौजूद है। लेकिन तकवा कुरान मजीद की एक बड़ी मशहूर इस्तिलाह है। कुरान मजीद का कोई सफ़ा ऐसा नहीं है कि जो तकवा के लफ्ज़ से खाली हो या इससे मुताल्लिक़ जो लफ्ज़ है उससे खाली हो। जब हम कुरान मजीद पढ़ते हमें ये बात समझ आती है कि तकवा का ताल्लुक़ इज्तिमाई ज़िंदगी के साथ है, मामलात से है। यानी आप सियासतदान हैं, सियासत करते हैं, आप ताजिर हैं, तिजारत कर रहे हैं, आप कहीं मुलाजिम हैं, मुलाजमत कर रहे हैं। ये तकवा की सलाहियत, ये सिफ़त और ये ख़ूबी आपको अपने अंदर पैदा करनी है। ये क्या है? ये है कि जब भी आप इंसानों के साथ मामला करेंगे, मिसाल के तौर पर आपके साथ एक शख्स है जिसके साथ आप मामला कर रहे हैं, अब वहाँ पर तीसरा आप यकीन कीजिए कि खुदा मौजूद है। यानी खुदा के एहसास के साथ ज़िंदगी गुजारना ये दरहकीकत तकवा है। तकवा का मतलब ही यही है कि तिजारत हो, सियासत हो, माशरत हो, मुलाजमत हो, कहीं पर भी आप मौजूद हैं, आप जब भी कोई मामला कर रहे हैं तो वहाँ पर आप खुदा को गवाह बनाते हैं। आप कभी खुदा से जुदा और खुदा को अपने से जुदा आप ख्याल कर ही नहीं सकते। तकवा दर हकीकत इस चीज़ का नाम है। यानी आप जहाँ पर भी हों, जिस जगह पर भी हों, आप इस एहसास के साथ रहें कि खुदा आपके साथ है, तो दर हकीकत इसी को तकवा कहते हैं। तो ये था आज का पैगाम जो आपके साथ शेयर किया। आज का मौसम कैसा रहेगा, ना सिर्फ आज का बल्कि कल ईद पे मौसम कैसा रहेगा ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। अभी तो बाहर कभी लगता है कि बादल आ गए हैं, कभी हब्स बहुत ज़्यादा हो जाता है। सो मॉनसून में यही होता है। अभी आप देख भी रहे हैं स्क्रीन पर मुख्तलिफ इलाकों में बारिश भी हो रही है हल्की फुल्की। सो ये मॉनसून का मौसम है और इसी तरह कभी बारिश, कभी हब्स, कभी बादल, ये सिलसिला रहता है। सो आज का मौसम कैसा होगा, टुडेज़ वेदर। हमारे साथ हैं कोमल, उनकी तरफ चलेंगे। जी कोमल, ओवर टू यू। शहर का मौसम गर्म है। माहिरीन की जानिब से बताया जा रहा है कि आज समेत शहर लाहौर में मंगल के रोज़ तक गरज चमक के साथ बारिशों का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, जिसके बाद मौसम में कुछ तब्दीली आएगी और दर्जा हरारत में भी कमी वाक़या होगी। ईद कुर्बा के हवाले से माहिरीन ने शहरियों को अच्छी खबर सुनाई है कि तेज़ हवाओं के साथ बारिश जो है वह शहर लाहौर में बरसेगी, जिसके बाद मौसम तब्दील होगा। आज दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि हवा में नमी का तनासुब 73% और हवा की रफ्तार 23 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है। इस वक्त जो है वह सूरज आंखें दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बादल जो है वह सूरज पर हावी हैं, जिसकी वजह से मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद है। आज कम से कम दर्जा हरारत 26 रहेगा, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 36 डिग्री तक जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। लाहौर के एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से बात करूं तो लाहौर का AQI इस वक्त जो है वो 176 रिकॉर्ड किया जा रहा है, जिसकी वजह से माहिरीन शहरों को हिदायत कर रहे हैं कि मास्क का इस्तेमाल जो है वो ज़रूर करें। जबकि गर्मी के पेश नज़र माहिरीन को शहरियों की जानिब से जो है वो ये कहा जा रहा है, माहिरीन शहरियों को ये कह रहे हैं कि घरों में महदूद रहें, गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, जिसकी वजह से शहरियों को अपनी हिफाजत को यकीनी बनाएं।
थैंक यू सो मच कोमल, आपने हमें मौसम की सूरत हाल से आगाह किया। खबरें क्या हैं आज की? पहली खबर है जी, बिजली 1.55 रुपए फी यूनिट मजीद महंगी कर दी गई है। लाहौरियों के लिए ईद गिफ्ट, शाकाम फ्लाईओवर को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। सीए का फजाई सफर महफूज बनाने के लिए अहम इकदाम क्या है, वो भी आपको शो में बताएंगे। तो ये थी खबरें। खबरों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे रिपोर्टर्स मौजूद हैं, कैसर खोकर साहब, और हमें ज्वाइन किया है आज अली रामी। खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा जी, अभी मैं प्रोग्राम से पहले पूछ रही थी, कुर्बानी के जानवर सब लोग खरीद रहे हैं, तो खोकर साहब ने और अली ने भी कुर्बानी के जानवर की खरीदारी कर ली है। तो आप कुर्बानी के जानवर की आओ भगत करते हैं कि बच्चे ही कर रहे हैं? जी बिल्कुल, बच्चे भी कर रहे हैं, मैं खुद भी कर रहा हूँ। हमने ऊँट लिया सारे बहन भाइयों ने मिलकर, तो सारे बहन भाइयों ने एक ही ऊँट में कुर्बानी डाल ली है। वाइफ मेरी ने गाय में कुर्बानी डाल ली है। तो आपको पता है कि इस महंगाई के दौर में जो है ना, कुर्बानी जो है ना देना, वो भी एक बहुत बड़ा जहाद है, क्योंकि इतनी महंगाई हो गई है कि कुर्बानी के जानवर को हाथ नहीं लगाया जाता। अगर कुर्बानी का जानवर ले लें तो कसाई जो है ना, वो जो गोश्त बनाने के लिए वो बहुत ज़्यादा पैसे मांगते हैं। तो इस वजह से सारा जो बोझ है वो सार्फिन पर पड़ा है। ऊपर से आपने देखे कि हमारी जो पहली खबर है आज की कि बिजली महंगी हो गई है। अब रोजाना हम अखबारों में खबर, रोजाना और दूसरे दिन हमारी लीड स्टोरी होती है कि इतनी बिजली महंगी होगी, इतनी बिजली महंगी होगी। एक दफ़ा ही अवाम को ज़िबा कर लें जितना करना है। अब रोज़ रोज़ अवाम को ज़िबा करने वाली बात है। अब एक नून लीग की गवर्नमेंट आई थी, पीटीए की गवर्नमेंट आई थी, तो 200% महंगाई में इजाफा हुआ था। तो नून लीग की गवर्नमेंट आई है तो 300% महंगाई में इजाफा हो गया। और इतनी बिजली महंगी, गैस महंगी, पानी महंगा, हर चीज़ महंगी, सब चीज़ें महंगी हो गई हैं और इतनी महंगाई हो गई है। तो नून लीग ने तो वादा किया था कि हम आएंगे तो हम महंगाई पर कंट्रोल करेंगे, तो महंगाई तो महंगी हो गई है बिल्कुल, और इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है। और नून लीग अपना वादा पूरा करे। और अब खोकर साहब ने इतना महंगा ऊँट खरीद लिया, उसके साथ ये सब चीज़ें होंगी तो फिर बनता है। जी अली, आप क्या कहेंगे? देखिए, खोकर साहब की हुकूमत है, खोकर साहब प्राइम मिनिस्टर साहब को मैसेज करें, उनको ज़रा ब्रीफ करें ना कि आपने महंगाई इतनी क्यों की है। और ये बात ठीक है, कुर्बानी के जानवर भी आजकल बहुत महंगे हैं, बहुत कीमतें हैं उनकी। और उसकी भी वजह यही है कि आयशा ना, ट्रांसपोर्ट आपको बहुत महंगी पड़ रही है, हर चीज़ महंगी है, हर चीज़। आप चारे का जाकर रेट पूछ लें, आपको वो भी महंगा मिल रहा है। और उसके बदले में आपको जो वंडा है, जो छोटे जानवरों, जिन लोगों ने दो तीन दिन पहले कुर्बानी का जानवर खरीद लिया ना, वो तो कह रही है हमें ये खाने पीने की चीजें लेने में इतने पैसे लग गए हैं। देखिए, हर चीज़ पे असर होता है उसका। आप अपने जो बीज जो होते हैं चारा लगाने वाले, वो महंगे हो गए, खाद वो महंगी आपने कर दी। तो हम इन सारों चीज़ों की आउटपुट जो है वो निकालें। और जानवर पालना कोई आसान काम नहीं है, मुश्किल काम है। अगर आपसे वो रेट मांग रहा है तो वो उसके बदले में उसके ऊपर पैसे लगाता भी है। हमने ये 2-3 दिन जिन्होंने रखे हैं जानवर ना, वो बेचारे दुहाई दे रहे हैं कि किस तरह गर्मी से भी उनको महफूज रख रहे हैं। जानवर बीमार हो जाए तब भी आपको ख्याल रखना है, फिर उसके खाने पीने का भी ख्याल रखना है। तो अंदाजा करें तो वो व्यापारी जो बेचारे इतनी देर से इनको पाल के लेकर आते हैं, उनका भी अच्छा खासा लेकिन आप जाएं मंडी में, जो आपको भाव मुनासिब लगता है आप करें। आप कोशिश करें कि आप बेहतर से बेहतर आप ले सकें। तो जो रेट, कुछ लोग होते हैं व्यापारी होते हैं, वो रेट ज़्यादा ही मांग लेते हैं, सही। लेकिन अब उसमें जानवर की ब्रीड के ऊपर बड़ा जो है ना फोकस करना होता है, क्योंकि ब्रीड बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक आपने शायद सुना होगा, ब्राह्मण ब्रीड है। ब्राह्मण ब्रीड का जो जानवर होता है वो बहुत महंगा होता है, उसकी कॉस्ट बहुत होती है, क्योंकि वो खान उसका बहुत बड़ा होता है, उसकी पहचान ही ये है। और वो देखने में भी खूबसूरत जानवर है। और अब जब देखते हैं तो उसके पैसे भी वो 20-20, 30-30 लाख मांगते हैं फिर उसका। लेकिन उसकी ब्रीड क्योंकि वो महंगी है, वो जानवर भी बहुत महंगा है। उसका तो जब बच्चा पैदा होता है तो वो 2.25 लाख 1.5 लाख का होता है। इवन देखें, जो चलो जानवर तो महंगे हो गए, चारा महंगा अली रामे साहब ने बताया हो गया, कसाईयों ने वो महंगाई कर दी। जो छुरियां तेज करने वाले हैं लोग हैं, उन्होंने भी महंगाई कर दी है। बिजली पे उनका यही तो सीजन है कमाने का, क्या करें? बिजली पे जब उनकी मशीनें चलेंगी तो उन्होंने महंगाई कर दी। और वो काबू नहीं आ रहे, उनके रेट काबू नहीं आ रहे। और चीज और जाए बेचारा, और सारा बोझ जो है ना आम बंदे पर पड़ता है। आम बंदा कहाँ जाए? मैं आम बंदे की बात करते हैं,
हमारा चैनल हमेशा आम बंदे के लिए आवाज उठाता है, और आम बंदा बेचारा कहाँ जाए, वो उसका उसका कुछ सोचे, गवर्नमेंट सोचे उसका, और हमारा चैनल उसके लिए, और बिल्कुल हमारी टीवी हमारा चैनल रोजाना उनके लिए आवाज उठाता है आम लोगों के लिए। तो बेचारे हमारे जो आम लोग हैं वो पिस रहे हैं, हमारा टीवी चैनल रोजाना वो मीडिया पर देता है कि बकर मंडी में जो रेट बढ़ रहे हैं, तो देखें 100 रुपए यूनिट जो है ना, वो 100 यूनिट पर बिजली मुफ्त भी दे रही है, कोई मसला नहीं है ऐसा, वो अलग बात है। इलेक्शन कमीशन ने खोकर आप 100 यूनिट इस्तेमाल करें, नहीं होना तो ये चाहिए, गवर्नमेंट ने ये किया कि जो 100 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करेगा उसको बिजली फ्री होगी, लेकिन ये होना ये चाहिए कि हर बंदे को 100 यूनिट माफ हो, फिर बात है ना बने। क्या मुतालबा कर दिया खोकर साहब का बड़ा, हर बंदे को 100 यूनिट माफ हो, बाकी उसकी बिल पड़े, फिर तो बात बनी। अब 100 यूनिट तो कौन सा गरीब बेचारा, आप लगता है अभी नींद में बातें कर रहे हैं, खोकर साहब आप तो नहीं देख रहे। 100 यूनिट तो कोई इस्तेमाल ही नहीं करता आजकल, कोई भी नहीं करता, यही तो बात है। और वाकई अभी भी सार्फिन ऐसे हैं खत्म करने के दावे लेकर आए थे, तो खोकर साहब वाला मुतालबा बिल्कुल ठीक है। अभी लेस्को के ऐसे सार्फिन हैं, अगर लाहौर में बात करें तो 12 लाख से ज़्यादा लेस्को के सार्फिन हैं जो 100 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करते हैं। अब इससे अंदाजा लगा रहे हैं कितने पसमानदा लोग, चले उनको फ़ायदा तो होगा ना, जिनकी आमदन 50,000 से ज़्यादा है या 1 लाख से ज़्यादा, अगर वो बिजली का यूनिट इस्तेमाल करते हैं तो उनके लिए चले ठीक है, वो कर लेंगे, किसी तरह भी अरेंज कर लेंगे। लेकिन जो 100 यूनिट वो इस्तेमाल करने वाला है उसकी आमदन कितनी होगी अंदाजा करें आप। खोकर साहब अगर आपको 100 यूनिट फ्री चाहिए तो अली आप भी एग्री करेंगे, फिर लेस्को में जॉब कर लें, उनको मेरे ख्याल से फ्री मिलते होंगे। नहीं, उनको भी फ्री मिलती है अब तो, उनका तो वापस हो गया सारी, बिल्कुल मुलाजमीन को तो फ्री मिलती है। नहीं, वो सिप्रा की खबर थी, एपीसी ने उनका फैसला किया, उनका सबकी बिजली वापस। चले ये तो बहुत अच्छी चीज है, फिर ये तो बहुत अच्छी चीज है, फैसला हो गया। आपको कोई टेंशन नहीं है, आप तो कहते थे कि ये लोग मौजे कर रहे हैं, बिजली के बिल हमें देने पड़े हैं। ऑफिसर्स हैं जो जियो आर्स में बैठे वो मौजे कर रहे हैं, खोकर साहब यूटिलिटीज के अलाउंसेस भी ले रहे हैं, उनकी बिजली बंद करनी चाहिए ना, फर्क तो उन लोगों को कोई नहीं पड़ता। जिस दिन बिजली बंद होगी अगले दिन एसडीओ मुअत्तल हो जाएगा। हाँ, ये भी आप सही कह रहे हैं, फिर वो मसला जो है वो ऑफिसर्स के ऊपर गिरेगा, जाए तो फिर जी लेने के देने पड़ जाते हैं, ऑफिसर्स मुअत्तल होना शुरू हो जाते हैं। तो किस्सा मुख्तसर खोकर साहब ये है कि आपकी हुकूमत है और आपकी हुकूमत को चाहिए कि बिजली की जो बढ़ती हुई कीमतें इनको कम करे। अब जो जुलाई का खोकर साहब पे लगा रहे हैं, खोकर साहब ने तो पहले हाथी मुतालबा किया कि हुकूमत ये दावे कर रही थी कि महंगाई खत्म करनी है, तो खोकर साहब तो खुद हुकूमत ने दावा भी किया था, हुकूमत ने ये भी कहा था कि हमें मुश्किल फैसले लेने पड़ेंगे। आए थे, उन्होंने कहा था कि हमें मुश्किल फैसले लेने पड़ेंगे, अगर आप नहीं लेंगे तो आपका मुल्क दिवालिया हो जाएगा। तो अगर आपने मुल्क को बचाना है तो फिर आपको थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे यकीनन हुकूमत आखिरी दिनों में जब उनकी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, इलेक्शन आ जाएंगे, तो आपको सब्सिडी नजर आएगी, फिर आपको पता चलेगा कि हुकूमत क्या लेकिन फायदा कोई नहीं ना, तब तक लोग इतने परेशान हो गए होंगे। खैर, ये जो लोड शेडिंग 3 दिन आगे नहीं होनी और मौसम की बेहतरी के साथ ये कहा जा रहा था कि लोड मैनेजमेंट में बेहतरी हुई है, आपके इलाके में लोड शेडिंग हो रही है? जी बिल्कुल हो रही है लोड शेडिंग। असल में ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि लेस्को ने ऐलान किया था कि ईद के दिनों में लोड शेडिंग नहीं होगी, लेकिन आप देखें हमारे जो शाह सिपरा साहब ने रिपोर्ट किया, बड़े अच्छे रिपोर्टर हमारे शाह सिपरा साहब, हमेशा वो बिजली की खबरें देते हैं कि वो हबस एक तो ऊपर बहुत ज़्यादा है, फिर बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग भी जारी है और लोग सड़कों पर आ गए हैं। और अभी कल मैं एक खबर पढ़ रहा था कि एक लाहौर का इलाका शादरे के पास है जहां से 24 घंटों से ट्रांसफार्मर जला हुआ है, दो दो दिन से लाइट ही खराब है, ट्रांसफार्मर जल गया है। अब हुकूमत जो है वो बिजली का बिल अगर 1 महीने का जमा ना कराया जाए, मुझे पता है कि मैं अगर जमा ना कराऊं तो वापडा वाले मेरी बत्ती काटने आ जाते हैं, तो मेरा ये हक है कि फिर मुझे बत्ती दी भी जाए। बिल्कुल आपने सही और उस वाले से ट्रांसफार्मर इतने पैसे इनके पास वापडा वालों के पास होते हैं बिलों की मद में, तो वो अपने ट्रांसफार्मर अजाफी तौर पर स्टॉक में रखें ताकि अगर कहीं किसी इलाके में ट्रांसफार्मर जल जाता है तो फौरी तौर पर वो इजाफी तौर पर वो ट्रांसफार्मर होता है फौरी तौर पर शिफ्ट करके लोगों को 1 घंटे के अंदर अंदर लिफ्ट दिया जाए और बिजली बहाल की जाए लोगों की। लेकिन यहाँ तो 2-2 दिन से बिजली बंद होती है, लोग बेचारे सड़कों पर आ जाते हैं, मुजाहरा करते हैं। और लेस्को वाले क्या करते हैं, उन्होंने जो बिजली के बिलों के ऊपर जो अपने नंबर दिए हुए थे वो नंबर ही अटेंड नहीं करते। और अगर मैं एक दिन खुद बाबडा के दफ्तर गया सुबह के वक्त, हमारी रात सारी बत्ती बंद रही, तो आगे लिखा हुआ था कि अमला जो है फील्ड में ड्यूटी पर है वहाँ रब्ता करे, और वहाँ कोई बंदा ही नहीं बैठा हुआ था बाबडा वाला, तो किसको जाकर शिकायत करे। फिर आखिर सिफारिश तलाश की, सिफारिश के बगैर बत्ती बहाल नहीं होती, सिफारिश तलाश की तो बत्ती बहाल हुई, सिफारिश के बगैर बत्ती बहाल नहीं होती। आप सीधी तरह कहते हैं ना, शाहिद सिपरा साहब, शाहिद सिपरा की सिफारिश कराई और शाहिद सिपरा ने फोन किया तो फिर जाकर बत्ती बहाल हुई। आपने उनको अच्छा रिपोर्टर क्या स्टार्ट में जी। देखिए लाहौर में अगर आप किसी ऐसे एरिया में मौजूद है जहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं, सिपरा के मुताबिक कि वहाँ वो इलाके लोड शेडिंग से असर, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, उन इलाकों में बिल्कुल लोड शेडिंग नहीं हो रही। ऐसे ही है। अब मेरा जो एरिया है वो प्राइम मिनिस्टर का हल्का है, वहाँ पे लोड शेडिंग का दुरानिया वो बहुत कम है। आप इस मामले में भी लकी हैं।
वहाँ पे दुरानियाँ बहुत कम है। तो डिस्पैरिटी आ गई ना इसमें कि जो आप चीज़ इलेक्शन के दिनों में लोगों को, उन लोगों को इस्तेस्ना दे रहे हैं वोट हासिल करने के लिए। प्राइम मिनिस्टर का हल्का है, सीएम का हल्का है, वहाँ पे आप अलग से एक रिलीफ दे रहे हैं, लेकिन जो बाकी लोग हैं उनका क्या कसूर है? क्या करें? बिल्कुल, बिल आपने दे खोखर साहब ने बात बिल्कुल ठीक है। अगर हमसे पैसे वसूल करते हैं तो भैया हमें फिर बिजली भी दे आप। बिल्कुल, हमें फिर ये नहीं चाहिए कि हम 3-3, 4-4 घंटे की आप लोड शेडिंग करें। अगर कोई हमारे इलाके में मसला भी हो जाता है तो लेस्को को चाहिए कि फौरी तौर पर अपनी टीमें भेज के वहाँ पे फौरी तौर पर उसको रिकवर करे, रेस्क्यू करे, जो भी करना है आपको। बिल्कुल। लेकिन खोखर साहब की बात ये भी ठीक है कि फ़ोन करते हैं तो वो नंबर नहीं उठाते। ऐसे ही है फिर वाकई तो जब उनकी बात की सुनवाई नहीं होगी तो फिर वो सड़कों पर निकलेंगे। आम लोग, हम तो चले कहीं ना कहीं से सिफारिश ढूंढ लेते हैं, काम करवा लेते हैं। आम आदमी कहाँ से आम लोगों के पास कोई अब ये सिफारिश नहीं ऐसा है। मौसम है कि आप पंखे के बगैर तो सांस बंद बिल्कुल होता है। नहीं ऑनेस्टली स्पीकिंग सांस बंद होता है। आप अच्छा बड़े तो फिर कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, बच्चे बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। आप पंखे की बात करते हैं, एसी के बगैर सांस नहीं होता है। एसी बड़ा जरूरी होगा लगाना, जिसके वरना पास बस AC इतनी हो नहीं है, वो जाती है। तो ये पंखे के साथ ही देखें रहेगा। शदीद बस में आप पंखे कहाँ काम करेंगे? ये तो एसी के बगैर गुजारा नहीं होता। और बिजली जो है ना, एसी के लिए अगर लगाए तो पीछे से लोड ट्रिप हो जाता है, लोड नहीं आ रहा जी बिजली, और एसी चलता नहीं है। मसला ये भी मसला बना हुआ है। लोग बेचारे तंग आ रहे हैं। अब जिसके पास सिफारिश है और वो तो बेचारा बिजली बहाल करा लेगा, अपना लोड भी ठीक करा लेगा, और जिस सार्फ के पास सिफारिश नहीं है वो तो फिर प्रोटेस्ट भी करेगा ना, वो तो सड़कों पर ही आएगा ना। आपने सीएम साहब से कोई मुतालबा करना है ये लोड शेडिंग के हवाले से और बिजली के जो निर्ख बढ़ रहे हैं? आयशा, आप खोखर साहब का सोलो फ्रेम बनाएं। और जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये कहूंगा कि जो बिजली के रेट है वो कम करने चाहिए। आप बढ़ा रहे हैं, आप अपना वादा पूरा करें। क्यों आप अपना वोट बैंक खराब कर रहे हैं? आपका वोट बैंक खराब हो रहा है। अगर वो पीटीए के खिलाफ क्यों थे लोग? महंगाई की वजह से पीटीए के खिलाफ थे, और अब वही महंगाई आप उससे दुगनी तो आपने कर दी महंगाई, पीटीए को तो आपने पीछे छोड़ दिया। आपका वोट बैंक तो खराब हो गया। और आइंदा मैं तो कहता हूँ कि अगर यही सूरत रही तो मुस्लिम लीग नून जो है, इनका किसी ने टिकट नहीं लेना। बिल्कुल आपने सही कहा। सो ये अवाम की जो मुश्किलात हैं जो कि हर रोज बढ़ रही हैं, पेट्रोल बढ़ने की सूरत में, लोड शेडिंग बढ़ने की सूरत में, बिजली के निर्ख बढ़ने की सूरत में, बार बार मैं ये कहती हूँ आम आवाम से जब बात करूँ तो वो ये कहते हैं कि अच्छा जी बिजली के निर्ख बढ़ रहे हैं ना, अगर लोड शेडिंग पे काबू पा ले, बिजली उन्हें मतवातर मिले तो शायद उनके मसाइल जो हैं वो उस तरह से ना हो। बिल भी भारी भरकम, लोड शेडिंग का भी सामना, तो आवाम किधर जाएं? ब्रेक के बाद अगली खबर पे आएंगे हमारे साथ पे। खुशामदीद कहेंगे और अब कुछ ईद की खरीदारी जो आजकल हो रही है जानवरों की, उसकी हम खबर डिस्कस कर लेते हैं। शहर में लंपी स्किन के मजीद 124 केस सामने आ गए हैं। एहतियात के साथ जानवर की खरीदारी करें, सिर्फ आज का दिन रह गया और हर किसी की कोशिश ये है कि जो व्यापारी जानवर लेकर आए हैं वो आज अपने जानवर बेच के जाएँ। अब वैसे तो ईद के 2-3 दिन भी खरीदारी हो ही रही होती है, लेकिन इतना महंगा जानवर, फिर बात वही आ गई तो खरीदने आपने बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ खरीदे। अली, कुछ टिप्स शेयर करना चाहेंगे जानवर खरीदारी के हवाले से? ये खबर पढ़ के खबर मैंने दी तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि मैंने खुद जानवर कुर्बानी के रखे हुए थे और मैंने एक जानवर बेच दिया था, लाहौर में किसी दोस्त को बेचा। तो कल उसमें लिम्फ स्किन डिजीज़ आ गई, बीमार हो गया जानवर। और कल मुझे एहसास हुआ कि जो ये लोग जानवर लेके आ रहे हैं उनको लिम्फ स्किन हो रहा है और वापस लेके जा रहे हैं, उनके साथ क्या बीती होगी। बिल्कुल, आपके 10,000 जानवर लिम्फ स्किन का शिकार हुए। उसमें खैर एक अच्छा दादोशुमार ये भी है कि रिकवर भी हो गए, लेकिन जिन लोगों ने कुर्बानी के लिए जानवरों को तैयार किया, लाहौर लेकर आए, लाहौर की मंडियों से 548 जानवर निकाल दिए जाएं, उन लोगों के साथ क्या बीती होगी। और मैं कल यकीन कर इतना परेशान था, इतना टेंस में था, मैंने कहा ये हुआ क्या है। और इसीलिए ज़रूरी था कि अपने जानवर की आप वैक्सीनेशन करवाएं। अब दूसरा, अब आप कोई भी शहरी अगर किसी मंडी में जाता है तो वो जानवर को खुदारा बहुत अच्छी से तसल्ली से देख ले। अगर तो जानवर बैठा हुआ है तो कभी ना ले, क्योंकि जानवर जल्दी बैठता नहीं है दिन के टाइम, हमेशा वो रात के टाइम ही जल्दी ज़्यादा बैठता है। अब मेरी सोसाइटी में 2 जानवर लेकर आए बड़े लोग और दोनों जानवर बीमार हैं। मंडी में आपको वो इंजेक्शन लगा के जानवर बिल्कुल ठीक करके देंगे। जब आप घर लेकर आएंगे वो जानवर बीमार होता है। तो आपने एक तो उगाली उसको कहते हैं आम ज़ुबान में कि जानवर अपना मुंह हिलाता रहता है, वो मस्त है। जो जानवर अपना मुंह हिला के उसमें से झाग निकल रही है, उगाली कर रहा है, तो वो जानवर अब वो ठीक है, वो तंदुरुस्त है। और दूसरा, उसके जिस्म पे अच्छी तरह से हाथ लगा लें, कोई गिल्टी तो नहीं बनी हुई। अगर गिल्टी बनी है तो उसको पुश करके देख लें कि उसमें पानी तो नहीं है।
अगर उसमें पानी आ चुका है तो ये लाइफ स्टॉक की डायरेक्शन है कि वो जानवर कभी ना ले। ठीक है। वैसे भी लोग, क्योंकि जिसको पता चल जाना कि ये लिम्पी स्किन वाला है तो लोग उसके करीब जाते नहीं। और वैसे भी लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट जो है वो भी इतना मुतहर्रक है, वैक्सीनेशन में तो उतना मुतहरक नहीं रहे। अच्छा, हमारी मंडियों में कोई चेक कर रहे हैं कि ऐसे जानवर अंदर नहीं जाने देने, प्रॉपर इंतजाम हैं? यही उनके इंतजाम हैं। उन्होंने जो अपने डाटा शेयर किया है कि जो तो उन्होंने चेक पोस्टों पे जानवरों को चेक किया है, वहाँ से उनको कोई लिम्पी स्किन का जानवर निकला है तो उसको फौरी वापस भेज दिया है। अगर मंडी में जाके कोई उनकी टीम निशानदेही करती है कि ये जानवर बीमार है, उसको फौरी क्वारंटाइन कर दिया जाता है, जो इनके लाहौर के अंदर क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं, तो वहाँ पे उनको क्वारंटाइन करके रिकवर हो जाता है। ये जानवर लिम्पी स्किन का रिकवर हो जाता है। इसमें अमवात की जो शरह वो बहुत कम है, वो 1% है। और वैक्सीनेशन के ऊपर मेरा एतराज़ लाइफ स्टॉक से मैं कल भी कर रहा था कि आप लोगों ने कॉर्पोरेट सेक्टर तक वैक्सीनेशन क्यों नहीं की, आप सेलेक्टिव जगह पे क्यों गए? अगर आप सेलेक्टिव जगह पे ना जाते, कॉर्पोरेट लेवल पे करते, तो आज पंजाब के अंदर ये सूरत हाल ना होती, इतना जानवर आपका जो लिम्पी स्किन का शिकार ना होता। बाकी अब जिसने इतना जानवर वक्त देके पाला, पैसे पाला और इसी मकसद के लिए कि कुर्बानी पे उसको अच्छा भाव मिल जाएगा, उसका जानवर लिम्पी स्किन का शिकार हो गया, उसको वापस निकाल दिया, और उसके ऊपर क्या बीती होगी? मेरे साथ बीती है, मुझे एहसास हुआ इस चीज़ का। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, अच्छी खासे आपके पैसे लगते हैं। हैं। अगर आप जानवर आपने ले भी लिया है बड़ा जानवर, तो आप उसको जो वहाँ पे वेटरनरी का कैंप बना हुआ है लाइफ स्टॉक का, वहाँ पे डॉक्टर के पास लाजमी जाएं, उसको क्या इसको अच्छी तरह से चेक कर लें। अगर ये जानवर ठीक है, उनकी तरफ से ओके है स्क्रीनिंग के बाद, तो फिर वो आप जानवर अपने घर लेकर आएँ। अदरवाइज़ लोग जो घर लेके जानवर आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हैं, उनमें बीमारियाँ वो निकल, क्योंकि इंजेक्शन लगा के ना आज का जानवर बीमार बहुत हो रहा है, हबस भी बहुत ज़्यादा है। तो जानवर बीमार हो रहा है, उनको इंजेक्शन देते हैं, इंजेक्शन से वो थोड़ा सा ठीक इम्प्रूव करता है। हाँ। लेकिन जैसे ही वो आप घर लेकर आते हैं, वो थकावट उसको होती है, तो वो आके गिर जाता है। और इतनी गर्मी शदीद है, अगर हम मुतासिर हो रहे हैं तो जानवर भी गर्मी से मुतासिर है। बिल्कुल, इस वाले से जो महकमा लाइफ स्टॉक की जो डायरेक्शन ओली रामे ने बताई हैं, इन पर जो हमारे जो आम आदमी हैं, सार्फिन हैं, उनको चाहिए कि फौरी तौर पर मुकम्मल अमल करें। और जो कसाई हैं, कसाब हैं, वो भी जो व्यापारी बेचने वाले जो आए हुए हैं, वो भी इस पर अमल करें। इसमें उनकी भी बेहतरी है, सार्फिन की बेहतरी है और आवाम की भी बेहतरी है। और ख़ास तौर पर जो जिसको बीमारी की शिकायत होती है, उसको फौरी तौर पर करतीना कर दिया जाए, अलहदा कर दिया जाए दूसरे जानवरों से, ताकि वो बीमारी दूसरे जानवरों को ना लगे। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा जी, यहाँ पे एक और चीज़ जो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा होशियार रहना है, बकरे चोरी की वारदातें भी हो रही हैं जी। कामरान अकमल के घर के बाहर से उनका बकरा चोरी हो गया। तो बहुत सारे इलाकों में ही होता है, हम हमेशा रिपोर्ट करते रहते हैं, हमारे रिपोर्टर आबिद और इरफान ये खबरें हमारे साथ शेयर करते हैं कि अगर आप की खरीदारी के लिए मंडी में जा रहे हैं तो ऑब्वियसली हर कोई अच्छे खासे पैसे साथ लेके जाता है, पैसे जेब कतरे वहां पे होशियार होते हैं। घर आप बकरा लेकर आते हैं, आपका बकरा सेफ नहीं होता, घरों के गिराज से बकरे चोरी हो जाते हैं। ऐसे ही खोकर जी बिल्कुल, बकरे क्या इंसान यहाँ पर अगवा हो रहे हैं, बच्चे अगवा हो रहे हैं। मैं अगले दिन टीवी में हमारे सिटी फटू पर ही खबर चाह रही थी कि बच्चा अगवा हो गया और वो लाड़काना से जाकर वो दाता साहब से बच्ची अगवा हुई है और लाड़काना से बरामद जाकर हुई है। इस तरह के यहाँ इंसान महफूज नहीं है। आप बकरों की बात करते हैं, ये लाहौर पुलिस जो है वो हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई है और कोई कुछ नहीं पुलिस कर रही। चोरी की वारदातें आम हो रही हैं। अब घर के बाहर से बकरा चोरी हो गया, अब जो पैसे लेकर मंडी में जाते हैं, रास्ते में जेब कतरे का डाकू उनको पड़ रहे हैं। और एटीएम मशीनों पर जो है जाए, वहाँ पैसे निकलवाने के लिए जाए तो एटीएम मशीन के अंदर जैसे दाखिल हो, पीछे से गन मैंने एक पिस्तौल लेकर आ जाता है कि निकालो पैसे और मुझे दे दो पैसे और जाओ फारिग होकर यहाँ से। यहाँ तक ये सूरत हाल है। आप बकरों की बात करते हैं, मैं तो इंसानों की बात करता हूँ। यहाँ इंसानों को पहले काम करना चाहिए ना, इंसानों को तो महफूज कर लें पहले। सही कह रहे हैं। इन दिनों में वैसे भी ये चोरी की वारदात जानवरों के हवाले से बहुत ज़्यादा, बड़ा जानवर इतनी जल्दी चोरी नहीं होता, जो छोटा जानवर है उसको आपने उठाया, बाइक पे बैठाया, आप निकल गए। तो लिहाजा बच्चों को जानवर देके बाहर मत भेजिए। ये होता है ना कि बच्चे तो ना कहें, अब बच्चों के लिए तो ये फेस्टिविटी होती है। मैंने सुबह सुबह घरों के बाहर बच्चों को बैठे हुए देखा, बच्चे अपनी नींद डिस्टर्ब करके बाहर बैठे हैं, जानवरों से खेल रहे हैं। अब वहाँ पे बैठ सकते जहाँ पे बड़े कुछ मौजूद हो। अब ये तो नहीं ना कि आप जानवर लेके बाहर पार्क में चले जाएं। बिल्कुल ऐसे ही है। आप थोड़ा सा फुटपाथ पे चले नहीं, आप बकरा उठाना उन्होंने गोद में फेंकना, ऐसे ही है, वो बकरा लेके भाग जाएंगे। आप गली में अगर मौजूद है, मोहल्ले में, वहाँ पे लोग इकट्ठे हैं, तो वहाँ पे जानवर को आप लेके बैठे रहें, कोई मसला नहीं है, बाहर ना निकलने दें। बाहर निकलने के फिर ऐसे वाकयात होंगे। तो ये बहुत ज़्यादा एहतियात ये तो आज के दिनों में नेट कैश है, उसने यहाँ से उठाना है, वहाँ दूर जाकर उसने बेच देना। लेकिन खुदा का खौफ आना चाहिए ऐसे लोगों को। आपको देखना चाहिए कि कोई अपने, आजकल जानवर की खरीदारी आसान नहीं, पता नहीं कोई किस तरह से पैसे इकट्ठे करके अपना जानवर कुर्बानी का लेकर आया, वो चोरी हो जाए तो बहुत दुख भी होता है और फिर ये बहुत बड़ा गुनाह भी है। चोरी क्यों करता है वो?
ऑब्वियसली बेचने के लिए, पैसे लेने के लिए, और किसी उसको पैसे क्यों चाहिए? अब आप बहुत दूर चले गए हैं। फिर नहीं, हम अगर ये कहें कि ये माशरे में ये सब कुछ क्यों हो रहा है, तो फिर वाकई हालात ऐसे हैं कि ये सब कुछ मजबूर कर रहे हैं, लेकिन हम क्यों ये इस ऑप्शन में जाएं? हालात मजबूर कर रहे हैं इंसानों को। आपको सही कह रहे हैं आप। इमरान खान का दौर था तो जब उनको ब्रीफिंग दी गई थी कि चोरी की वारदातें क्यों बढ़ रही हैं, तो उसमें एक लाइन पुलिस वालों ने ये लिखी थी कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। महंगाई होने से लोगों ने चोरी का रास्ता अपना लिया है, वो चोरी और डकैतियों के ऊपर ज़्यादा आ गए, और अब तो महंगाई बहुत हो चुकी है। अब तो आप उम्मीद रखें कि ये जान के लाले पड़ जाएंगे, डकैतियाँ, चोरी और वारदातें मजीद बढ़ेंगी। ऐसे ही है, और हर कोई गैर महफूज, किसी को रोजगार नहीं मिलेगा तो वो क्या करेगा? तो चोरी डकैती करेगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हम ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद अगली खबर की तरफ आएंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। खबर हमारे पास क्या है जी? ईद गिफ्ट है ये लाहौरियों के लिए। आई होप कि ये ईद गिफ्ट ही हो, क्योंकि बारिशें भी हो रही हैं, सो अगर आधे अधूरे काम में आप इसको खोल दें तो मुश्किलात भी हो सकती हैं। शाकाम फ्लाईओवर ट्रैफिक के लिए ओपन कर दिया गया है। कितना ज़रूरी था इसको इस टाइम पे ओपन करना? बहुत ज़रूरी था, क्योंकि प्रोजेक्ट काफ़ी देर से इर्तवा का शिकार भी था, और उन्होंने मेंशन भी किया हुआ है कि लेस्को की जो तनसीबात हैं इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से, उसमें एक रुकावट बनी। अब ये क्योंकि मुल्तान से आने वाली ट्रैफिक जो लाहौर आना चाह रही है, कुछ लोग होते हैं कि वो बहरिया टाउन में दाखिल होकर शाहकाम फ्लाईओवर का सहारा लेते हैं और किनाल रोड के साथ साथ आते हैं। मैंने भी अगर घर जाना है तो मैं भी रिंग रोड का सहारा लेके शाहकाम फ्लाईओवर से बाहर निकल के मेन मुल्तान रोड पे चला जाऊँ। ये बहुत ज़रूरी प्रोजेक्ट है वाकई वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे जो ट्रैफिक था ना, इतनी ट्रैफिक कंजक्शन हो जाती है। अब 4 सिग्नल है वहाँ पे, इधर से जा रहा है, उधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, चारों जगह से, और वहाँ पे अगर सिग्नल बंद हो जाए तो यकीन करें कि 1.5-2 घंटे फंस जाते हैं। और पेट्रोल जितना महंगा है आपको लग पता जाता है, तो इसलिए उसको मद्देनजर रखते हुए ये बहरिया टाउन वालों को भी फ़ायदा है। वहाँ पे जो आम सोसाइटीज़ हैं उनके लिए एक आसानी भी हो गई कि आप फ्लो के साथ ट्रैफिक जो है ना वो चलती रहेगी। देखे ना, ये फ्लाईओवर जो है ना, ये इसकी कितनी देर बाद ओपन हुआ है। हाँ, ये भी तो देखे ना, इसकी वजह से इसकी कास्ट कितनी बड़ी है, इसकी कास्ट कितनी बड़ी है, और वो कास्ट भी बड़ी है, और कास्ट भी बड़ी है, और उसकी वजह से गवर्नमेंट का, आवाम का पैसा भी ज्यादा लगा है, और उसके बाद जाकर ओपन किया। अगर ये बर वक्त प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाता और बर वक्त शुरू हो जाता तो आवाम को इसके समरात भी पहले मिलते। आज तक प्रोजेक्ट बर वक्त मुकम्मल हुआ भी है, ये भी तो है। और ये इंतजामिया की, मैं कहता हूँ लाहौरियों के लिए तोहफा तो है, लेकिन इंतजामिया के लिए एक तमाचा भी है कि इंतजामिया ने इतनी देर से चलें खोपर साहब शुक्र नहीं, लेकिन अली वाकई लोगों ने बहुत सफर किया है, सफर तो किया है। देखिए, आपको सफर करना पड़ता है जब आप किस तरह की चीज बन रही होती है जिससे आपको फायदा होना होता है, उससे आपको सफर करना पड़ता है। मिसमैनेजमेंट थी ना, आपने कितनी तारीखें दी ओपन करने की। आपका असल मसला ये बना कि आपकी गवर्नमेंट जो है ना, ये हुकूमतें चेंज होना एक सियासी रुकावट बन जाती है। आपका फंड का इजरा जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है उस वक्त। तो इसलिए ये प्रोजेक्ट जो है वो एक वजह वो भी है, और एक इलेक्ट्रिसिटी का जो काम था वहाँ पे उसकी वजह से भी कुछ रुकावट है, क्योंकि वहाँ पे पोल लगे होते हैं, खंभे, तारें, हर चीज़ को उतारना होता है। अब ये अंडरपास तो था नहीं कि आपने ज़मीन खोदी और निकल गए, ये फ्लाईओवर है। बिल्कुल, आपने ऊपर से एक पुल बना के जाना है, तो आपको वहाँ पे तारें नज़र आ रही हैं, उनको आपने निकालना है, उसका और सोर्स जो है वो इस्तेमाल करना है। तो प्रोजेक्ट में डिले आती, कोई मसला नहीं है, लेकिन खुद शुक्र करें आपका प्रोजेक्ट बन गया। इतनी बड़ी बात है कि जो हालात इस वक्त हुए थे, गवर्नमेंट चेंजिंग हुई थी, हो सकता है गवर्नमेंट रोक देती, लेकिन अवामी मनसूबा आपने कम से कम ईद के दिन खोल तो दिया ना। अब फिनिशिंग का काम है, जो उन्होंने बताया कि 6 हफ्तों में मुकम्मल कर लिया जाएगा। बराह रास्त वो 6-7 में 1 साल आपने अगर अजियत के निकाले, लेकिन अब आप सारी उम्र इस पे इंजॉय भी करेंगे। 100% मुकम्मल कर लिया जाएगा, लेकिन अब 100% देखें कितना काम मुकम्मल होता है। लेस्को की तनसीबात की मुंतकिली की वजह से ताख़ीर का शिकार हुआ। तो ये काम मानसून में करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बल्कि अगर ये काम आधा अधूरा रहा, कहीं बिजली की तनसीबात हैं, तो कोई अफसोसनाक वाक़यात भी हो सकते हैं। हमने बहुत सारे ऐसे वाक़यात देखे हैं जहाँ पर कहीं पे लेस्को की तरफ से गफलत हुई और बारिशों की वजह से होता है ऐसे, लेकिन फिर भी ना शुक्र है कि ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हो गया, 90% तक हो गया, और ट्रैफिक के लिए खोल दिया। ट्रैफिक चलती रहेगी, कोई मसला ही नहीं। वहाँ पे आपकी जो ट्रैफिक का एक निज़ाम था, दरहम बरहम होता था, वो अब नहीं होएगा।
अब नीचे वाली ट्रैफिक वो गुजरती रहेगी आसानी से। मुझे प्रॉब्लम ये होती है ना कि आपने अब दुआ करें शेरा वाला, काम, अब शेरा वाला फ्लाईओवर जो है वो दुआ करें जल्द मुकम्मल हो जाए। बहुत ज्यादा जरूरी वो है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो मुकम्मल होना चाहिए। और फिर इस तरह के मानसून के मौसम में मुसलसल बारिशें हो रही होती हैं, फिर रुकावट आती है, कहीं से गुजरना, हर जगह पानी। देखें वो तामीराती काम भी तो लेट होता है ना बारिशों की वजह से, वो भी तो अब चीज़ें हैं, कुछ छुट्टियाँ आ जाती हैं इसमें। तो फिर इनकी अपनी मिसमैनेजमेंट है, काम में डिले करेंगे तो फिर यही सब कुछ होता है। ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। खुशामदीद कहेंगे, खबर हमारे पास क्या है। सीए का फिजाई सफर महफूज बनाने के लिए अहम इकदाम। सुबह 5 से 8 तक तैयारों की लैंडिंग और उड़ान पर पाबंदी होगी। इससे मुश्किल नहीं हो जाएगी? जी बिल्कुल, ये बहुत बुरी बात है कि हमने 5 से 8 बजे तैयारों की लैंडिंग पर पाबंदी लगा दी है, उड़ान पर पाबंदी लगाई है। होना ये चाहिए कि वहाँ पर जो जानवर होते हैं उनके लिए इक़दाम किए जाए, उनको वहाँ पर सेफ किया जाए उस इलाके को, और जानवरों को वहाँ से निकाला जाए। जो परिंदे होते हैं या गिरजी होती हैं या कौवे होते हैं या दूसरे जो इस तरह के जानवर परिंदे होते हैं जो जहाज़ से टकराते हैं और जहाज़ को नुकसान पहुँचाते हैं, हमें उसके लिए इक़दाम करना चाहिए। वहाँ जानवरों के जो ज़िबा करने पर पाबंदी लगानी चाहिए उस इलाके में, और अलाइशों वहाँ नहीं फेंकनी चाहिए। वहाँ गोश्त जो पड़ा होता है वो उठाना चाहिए। सीए को ये कदम करना चाहिए, बजाय इसके कि जहाज की उड़ान पर पाबंदी लगा दी। ये तो सीए की नाकामी है। हाँ, और अपनी सीए की नाकामी हो गई है। दुनिया भर में देखें कि जो एयरपोर्ट होते हैं, एयरपोर्ट के आसपास के इलाके जो होते हैं वहाँ पर परिंदों से महफूज किया जाता है उस एयरपोर्ट को, और वहाँ पर इक़दाम करते हैं। वहाँ पर बाकायदा तौर पर उनकी जो सिविल एविएशन है वो इक़दाम करती है। और वो वहाँ तो रिहायशी इलाके भी नहीं ना होते एयरपोर्ट के इर्द गिर्द, यहाँ तो हाउसिंग स्कीमें नहीं, रिहायशी इलाके होते हैं, क्यों नहीं होते, लेकिन आपका सफाई का इंतजाम होता है। बिल्कुल, शहर के अंदर भी नहीं। अब लंदन में हौसलो जो है उसके साथ स्टेशन है, तो आप वहाँ पे जो इलाके हैं साफ सुथरे हैं ना, सफाई का निज़ाम उनका बहुत बेहतर है। आप सफाई रखते हैं, परिंदे क्यों आते हैं जहाँ पे चीज़ें पड़ी होंगी, परिंदे वहाँ पे आएंगे, उन्होंने खाना तो खाना ही है। लेकिन वो परिंदों को मुतरादफ में खाना किसी और जगह पे दे के इनके लालच दिया कि आपको खाना यहाँ पे मिलेगा, आप सारे यहाँ पे आ जाओ। आप इस तरह कोई काम करें, लेकिन ये कोई प्रॉपर हल नहीं है। प्रॉपर हल नहीं है। हाँ, अब कुर्बानी के दिनों में अब इनको ज़्यादा मोहतात होना पड़ेगा, ये मोहतात ज़्यादा होना का। शहरी जो है वो एयरपोर्ट के करीब जो है वो इस तरह की अलाइशें वगैरह ना फेंके, और LWMC का काम है या कंटोनमेंट बोर्ड एरिया का काम है कि फौरी तौर पर वहाँ पे ऑपरेशन इतना सख्त करें कि कोई चीज़ आए ना। बिल्कुल ऐसे ही ये एक अच्छा पैगाम नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे ये अच्छा पैगाम नहीं है। शहरियों ने तो अलाइशें फेंकी हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के हिस्से में हम बात करने वाले हैं अल-खिदमत की खिदमत के हवाले से, जो कि किसी से ढकी छुपी नहीं है। अल-खिदमत फाउंडेशन दुख इंसानियत की किस तरह से खिदमत के लिए हमेशा पेश रहता है, आप सभी लोग जानते भी हैं, और हम अपने प्लेटफॉर्म से टाइम टू टाइम इस पर रोशनी भी डालते रहते हैं। और बिलाशुबा इनका तमाम अमला जो लोग इस कार्य खैर में हिस्सा ले रहे हैं, आसान काम नहीं है। हम हमेशा से अल-खिदमत की खिदमत के हवाले से इसलिए भी बात करते रहते हैं कि बहुत सारे लोगों के लिए मोटिवेशन होती है। वो लोग जो कि आगे बढ़ना चाहते हैं, किसी के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, इस कार्य खैर में हिस्सा लेना चाहते हैं, हम उनको मोटिवेट करते हैं कि वो ये प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर वो लोग जो कि एक्चुअली ज़रूरतमंद है उन तक उनका हक पहुँचाया जाता है। ये जिम्मेदारी अपने कंधों पर अल-खिदमत लेता है। आज का जो हमारा टॉपिक होगा, अल-खिदमत किस तरह से कुर्बानी से रिलेटेड जो है वो स्पेशल इंतजाम कर रहा है, ये हम डिस्कस करेंगे। स्टूडियो के हमारे मेहमान जो कि हमें ज्वाइन कर चुके हैं, नेशनल डायरेक्टर अल-खिदमत हैं आमिर महमूद चीमा साहब ने ज्वाइन किया है। इनके बारे में बताती चलूँ कि जी हाल ही में ये बतौर असिस्टेंट कमिश्नर रिटायर हुए हैं। पाकिस्तान में एक बड़े स्कूल नेटवर्क में जो है ये डायरेक्टर हैं, और गुज़श्ता एक दहाई से अल-खिदमत फाउंडेशन के साथ ये अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। अपने मेहमान को वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपने मुझे मदऊ किया। आपके वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और बिलाशुबा जैसे कि मैंने कहा कि अल-खिदमत सभी लोग आपकी खिदमत से मुतल्लिक जानते हैं, और हम बताते भी रहते हैं कि किस तरह से आप अपना काम सर अंजाम दे रहे हैं। सबसे पहले ये आज के जो हमारा प्रोग्राम करने का मकसद था वो कुर्बानी के हवाले से जो प्रोजेक्ट है अल-खिदमत का, वो हमने डिस्कस करना था। क्या प्लान है आपका? जी प्लान तो अल-खिदमत देखें जी, आज से 4000 साल पहले तकरीबन हज़रत इस्माइल, हज़रत इब्राहिम, हज़रत हाजा की वो जो
अदाएँ थीं और कुर्बानियाँ थीं और उनका अल्लाह ताला का हुक्म मानना था, वो इतना अल्लाह ताला को पसंद आया कि हमारे हज में और हमारी ज़िंदगियों में उसका हिस्सा बन गया। उसी की याद में ये कुर्बानी की जाती है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो अयाम तशरीक हैं, इनमें इस किसी जानवर का खून बहाने से ज़्यादा कोई अमल नहीं है, यानी ये कुर्बानी करना बहुत बड़ा अमल है। तो इसी को लेकर हम चलते हैं जी, और अल्हम्दुलिल्लाह इसके लिए जानवर ख़रीदे जाते हैं और उनको बाकायदा स्लाटर हाउस में और जहाँ पे स्लाटर करना होता है वहाँ पे पहुँचाया जाता है। सही, फिर उसको गोश्त को फिर आगे सही। और ये बहुत मेहनत तलब काम है। गोश्त की तकसीम के लिए आपका क्या मैकेनिज़्म होता है? किस तरह से लोगों की आइडेंटिफिकेशन की जाती है? किस तरह से ज़रूरतमंदों तक गोश्त पहुंचाया जाता है? गर्मी इतनी ज़्यादा है, सो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फौरी तौर पर पहुंचा भी दिया जाए। ये ना बहुत अहम बात है कि चूँकि हर मुसलमान की ख्वाहिश है कि जो साहिब इस्तिताअत है वो कुर्बानी करे, और लोग कुर्बानियाँ करते हैं और जो ज़रूरतमंद है उन तक वो कुर्बानियाँ पहुँचती हैं। वो पहुँचाने का तरीका जो है ना, उसमें यही तरीका आमतौर पे लिया जाता है कि लोगों के घरों में चले जाते हैं और वहाँ से वो जहाँ कुर्बानी हुई होती है वहाँ से लेकर चले जाते हैं। लेकिन वो लोग मिस हो जाते हैं जो सफ़ेद पोश हैं, जो कुर्बानी तो नहीं कर सके लेकिन वो कुर्बानी लेने के लिए किसी के घर नहीं जा सके। ये चीज़ जब अलखिदमत ने देखा तो इसके लिए फिर प्लान किया कि साहिब इस्तिताअत से ये कुर्बानी ली जाए, और जो कुर्बानी मोहल्ले में जहाँ पे नहीं दी जा सकती, लोग आकर नहीं लेते, वहाँ पे पहुँचाई जाए। अच्छा, इस पहुँचाने का एक बड़ा मैकेनिज़्म है। आपने जो अभी बात की वो बहुत कमाल बात की कि ये लोग जो ईद के रोज़ देखें ट्रेनें लग जाती हैं, बसें लग जाती हैं, कि लोग घरों को जाना शुरू हो जाते हैं कि अपने बच्चों के साथ ईद करें, और ये बच्चे और बड़े अपने घरों से निकल के लोगों तक ईद की खुशी पहुंचाने के लिए सरगर्म हो जाते हैं। और ये आपने सही बात की कि ये कुछ ऐसा काम, लेकिन मैं आपको मज़ेदार बात बताऊं तो वो वहाँ चला जाएगा, लेकिन वहाँ पे वो अपने घर नहीं जाएगा, वो वहाँ पे जहाँ पे स्लाटरिंग तय की गई है वहाँ पे जाएगा। वहाँ से फिर जो वॉलंटियर वहाँ के इलाके के हैं, यानी आपकी टीम ईद के दिन अपनी ईद कुर्बान करके अपने लोगों की खिदमत के लिए, बहुत अच्छा लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया, ईद कुर्बान करके। हाँ। वाकई ये लोग ईद अपनी कुर्बान करके, वो मोहब्बतें कुर्बान करके नई मोहब्बतें समेटने चले जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और बिलाशुबा अल्लाह ताला को ये चीज़ें बहुत पसंद है कि आप किसी के लिए कुछ करते हैं, और ये अमल मेरे ख्याल से कि आप अपना सब कुछ, अपना ईद का दिन भी जो है वो अपनी फैमिली के साथ छोड़ के उन लोगों के लिए खिदमत कर रही हैं जो कि वाकई डिज़र्विंग हैं, तो बिलाशुबा ये बहुत अच्छा इक़दाम है। सो अब वो लोग जो कि हिस्सा बनना चाह रहे हैं आपके इस कार खैर में, अपना कुर्बानी का जानवर आप तक या गोश्त या फिर खाली किस तरह से पहुँचा? मैं पिछले सवाल का एक थोड़ा सा कंटिन्यूएशन करूँगा कि अलखिदमत हाइजीन और खाल वगैरह उतार के उसको गोश्त किया जाता है, और उसके बाद उसको जब बोटियां करके पैक करके उसकी चिलिंग की जाती है। चिलिंग करके मौसम बड़ा सख्त है और इस मौसम में गोश्त आमतौर पे ख़राब हो जाता है, और उसको फिर चिलिंग करके उसको फ्रीज़ करके चिलर के ज़रिए, उन गाड़ियों के ज़रिए जिनके अंदर चिलर लगे हुए हैं उनके ज़रिए फिर ये ज़रूरतमंदों तक ये पहुंचाया जाता है। और वहाँ पे हमारे वॉलंटियर जो कि उस इलाके के लोगों को जानते होते हैं कि इस घर में कुर्बानी नहीं हुई और ये सफ़ेद पोश हैं, उन लोगों तक वो फिर गोश्त को पहुंचाते हैं। और ये एक अमल जो है ना जी, ये अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ पे ऑटोमेटिक प्लांट्स अवेलेबल नहीं हैं वहाँ पे फिर वो दूसरी साफ़ जहाँ पे पक्की जगह और वो हर चीज़ का ख्याल रख कर उसको किया जाता है और जल्दी वो लोगों के घरों पर पहुंचाया जाता है ताकि वो गोश्त को ख़राब ना हो। ठीक है जी, तो ये अल खिदमत का प्रॉपर तरीक़ेकार है कि किस तरह से गर्मी इतनी ज़्यादा है, तो प्रॉपर जो एक मैकेनिज़्म जिसको फॉलो किया जाता है वो हमें हमारे मेहमान आमिर साहब ने बता दिया।
हम गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाएंगे। अभी बाहर जी मौसम के हवाले से हमने बात करनी है। खुशगवार मौसम है। हब्स शहर में बहुत ज़्यादा था, काले बादल एकदम से आए और वो बरसे और ठंडी हवाओं ने मौसम खुशगवार कर दिया। कोमल इस वक्त बाहर मौजूद हैं, जाहिर बात है ऊपर मौजूद हैं, बाहर इस वक्त तो आपने साथ साथ दीपर भी देना है, साथ साथ बारिश से भी बचना है। सो मौसम तो खुशगवार है ही है और साथ साथ ठंडी हवाएं चल रही हैं और कल ईद के दिन भी बारिश की प्रेडिक्शन की जा रही है। इस खुशगवार मौसम में जिस तरह मुसलसल बारिश हो रही है, आपके लिए मैसेज ये होता है कि मोहतात ड्राइविंग कीजिए और बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है इस तरह के मौसम में। खैर, ये तो मौसम की सूरत हाल थी जो कि आपके साथ शेयर की। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। सो अल खिदमत के मराकज़ कहाँ कहाँ हैं, पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान से बाहर भी, सर ये भी बता दीजिएगा। हाँ जी, अल खिदमत के लिए ये जो आपने पहले सवाल किया कि किस तरह कुर्बानी का आर्डर दिया जा सकता है, वो इनका अकाउंट नंबर मौजूद है और अकाउंट में पैसे भेज के वो जितना जो चीज़ करनी है, हिस्सा भेजना है तो वो 14,000 का इस साल, और अगर बकरा करना है तो वो 27-28 हज़ार का है, 28,000 का है। तो वो उस अकाउंट में पैसे भेज के तो उसमें व्हाट्सएप कर दिया जाता है, जो नंबर दिया जाता है कि मैंने ये कुर्बानी के लिए भेजा है, तो वो फिर वापस आपको बताते हैं। क्योंकि जब कुर्बानी हो जाए तो उसके बाद लोगों ने नाखून काटने होते हैं, बाल कटवाने होते हैं, तो वो इसके लिए उसकी कुर्बानी का भी बताते। सिर्फ नहीं बल्कि जहाँ पे दुनिया में ये मिथ थी पहले पाकिस्तान के बारे में कि ये सिर्फ ना वसूल करता है, इमदाद वसूल करता है, नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल खिदमत ने ये काम साबित किया कि अफ़गानिस्तान में जहाँ पे ज़लज़ला आया है वहाँ पे इस वक्त कुर्बानियाँ जो हो रही हैं वो अल खिदमत के तावन से बहुत बड़े पैमाने पे हो रही हैं। तुर्की में जो महाजर कैंप हैं शामी महाजरीन के, वहाँ पे ऑर्फनेज एक बनाया है आगोश के नाम से और वहाँ तक गोश्त पहुँचाया जा रहा है। और जो वो कैंप्स हैं वहाँ पे, और फ़लस्तीन और रोहिंग्या के जो महाजर कैंप्स हैं बर्मा के, वहाँ पे पहुँचाया जा रहा है। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह और भी जहाँ पे ज़रूरत है और लोगों को मदद की ज़रूरत है तो अल खिदमत पूरी कोशिश, हमारे जो वॉलंटियर हैं वो उसको फिर स्लाटर करके SOPs के तहत फिर लोगों तक उसको पहुँचाते हैं। सही, तो ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त जो है वो काम है और खिदमत हैं और फिर पूरी टीम यहाँ पे खराज तहसीन के मुस्तहिक है। सो इन दी एंड मुझे आपसे ये जानना है, वो लोग जो कि इसमें हिस्सा डालना चाह रहे हैं, आपका कोई सोशल मीडिया नेटवर्क या फिर इसके साथ साथ टेलीफोन नंबर जहाँ पे रब्ता करें, जहाँ पर वो हिस्सा डाल सकते हैं, और फिर ये कैसे लोगों को पता चलेगा कि ज़रूरतमंदों तक उनका जो कुर्बानी का गोश्त है या फिर पैसे हैं वो पहुँच रहे? ये alkhidmat.com पे भी मौजूद है और इसके सोशल मीडिया पे भी इसके जो हैं हवाला जात वो दिए गए हैं। फ़ोन नंबर भी मौजूद है और अकाउंट नंबर्स भी मौजूद हैं। उनमें अकाउंट में पैसे भेज के, और मराकज़ भी तकरीबन अल खिदमत के हर शहर में मौजूद हैं, वहाँ पे डायरेक्ट भी जाकर दिए जा सकते हैं और रसीद ली जा सकती है। और वापसी अगर किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो अपना नंबर दे देगा, उसको इन्फॉर्मेशन भी वापस मिल जाएगी। सही, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आमिर साहब आपके वक्त के लिए, गुड लक। और मैं लोगों से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अल खिदमत जो कि दुख इंसानियत की खिदमत के लिए पेश है, ज़रूर आप भी इस कार्य खैर में हिस्सा लीजिए और आगे बढ़ें। और जिस तरह से दुख इंसानियत की ज़रूरतमंदों की खिदमत अल खिदमत कर रहे, आपका मिलना भी जो है वो किसी ना किसी तरह से इनके लिए फ़ायदेमंद होगा और साथ ही साथ अल्लाह ताला के यहाँ आपकी ये कुर्बानी भी जो है वो कबूल की जाएगी, आपका ये जो अच्छा अमल है ये भी कबूल किया जाएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक, एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। और ईद की तैयारियां हर तरफ चल रही हैं और इंशाल्लाह खैर से कल जो सभी लोगों ने जानवर लिए उनको कुर्बान करने के बाद जी गोश्त की तैयारी और फिर गोश्त का बनना शुरू हो जाता है। खैर, अब गोश्त पकाने के बाद वो जो खाने वाला अमल होता है वो तो कोई हाथ नहीं रोक पाता। अब जी लोग कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, फिर गर्मी इतनी ज़्यादा है, ऐसे मौसम में तो वाकई खाना भी मैं कहती हूँ हिम्मत होती है।
बहुत ही लेस क्वांटिटी में कोई खा सकता है, उससे ज़्यादा तो बहुत हब्स शदीद होता है, गर्मी में खाया भी कुछ नहीं जाता, लेकिन लोग खाते हैं। सो अगर खाना है तो किस तरह से खाना है, बकरे का गोश्त, गाय का गोश्त, ऊँट का गोश्त, इतनी सारी ऑप्शन होती हैं। सो किन किन लोगों के लिए किस मिकदार में गोश्त खाना है, तो उसको बनाना किस तरह है। हमारे यहाँ तो एक ट्रेंड होता है कि जल्दी जल्दी बना लिया, प्रेशर में बना लिया, ये ईद का गोश्त प्रॉपर कुक ना हो तब भी आपके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। हमारे साथ हमारी मेहमान मौजूद है सहर चावला, जो कि आपको गाइड करेंगी कि अगर आपने गोश्त खाना है, जो कि खाना ही खाना है, तो कितने पोर्शन में खाना है, किस तरह से खाना है, आपके लिए फ़ायदेमंद वो गोश्त किस तरह से हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम अना, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मना मत कीजिएगा कि गोश्त कम खाएं या गोश्त खाएं ना, क्योंकि ये तो ना मानने वाली बात है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। सो हमने गोश्त कितना खाना है हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा, किस फॉर्म में खाने में फ़ायदेमंद होगा, और किस फॉर्म में खाएंगे तो वो नुकसान पहुंचाएगा। अच्छा, गोश्त खाने से तो मैं वैसे भी मना नहीं करती है ना, जब भी आती हूँ तारीफ़ करती हूँ एनिमल फ़ैट की भी, मक्खन की भी, घी की भी, गोश्त की भी। और ईद पे चीट डे भी करना चाहिए। हमने एक बार पहले भी इस पर बात की थी, पिछले शोज़ में भी करते रहे हैं कि जो लोग वैसे अपनी न्यूट्रिशनल हाइजीन मेंटेन रखते हैं, डेफिनेटली वो डिज़र्व करते हैं ईद के 2 दिन। और ये भी हमारे अकीदे का हिस्सा है, जो हमने कुर्बानी की है, हमने उसका फ्लेवर इंजॉय करना है, बिल्कुल खाना है। ये भी फेस्टिवल का हिस्सा है, हमारे मज़हब का हिस्सा है। द थिंग इज़ दैट कि बहुत सारी चीज़ें इस पर डिपेंड करती हैं। आपने जो जानवर लिया, वो जानवर क्या ग्रास फेड था या ग्रेन फेड था, यानी वो ऑर्गेनिक मीट था आपके पास, या फिर वो ग्रेन फेड था जिसको GMOs और पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स फीड किए गए थे। आधी से ज़्यादा तो आपकी गोश्त की कॉम्पोजिशन वहीं पे ही चेंज हो जाती है। अगर आपने ग्रास फेड बीफ लिया, अगर आपने ग्रास फेड लैम्ब लिया, अगर आपने ग्रास फेड मटन लिया, तो वो तो वैसे ही तवानाई से भरपूर है। एक चीज़ जिस पर लोग बहुत ज़्यादा बात नहीं करते, मैं अक्सर ही कहती हूँ, एक बार एक हमारी में कॉन्फ्रेंस थी पिछले दिनों, मैंने वहाँ पे भी कहा कि जो शेफ़ होता है वो आधा न्यूट्रिशनिस्ट होता है, क्योंकि खाने को आप किस चीज़ में कन्वर्ट कर देते हैं पकाने के बाद, ये बहुत बात डिपेंड करती है इस पर। आपके जो डिफरेंट कुकिंग मेथड्स होते हैं, उनकी डिफरेंट तासीर होती है फूड के ऊपर। फॉर एग्जांपल, जब आप उसी बेशक ऑर्गेनिक खाने को, आप उसी ग्रास फेड बीफ को अगर आप फ्राई कर देते हैं, वो कुछ और बन जाता है जिस्म के लिए। उसी को अगर आप स्टीम कर देते हैं, वो कुछ और बन जाता है जिस्म के लिए। उसी को आप बारबेक्यू करते हैं, वो कुछ और बन जाता है। उसी को आप बेक करते हैं, वो कुछ और बन जाता है। हम गर्मी के मौसम में रह रहे हैं और बॉडी की इंटरनल हीट को कंट्रोल, क्योंकि प्रोटीन, ऑलरेडी हम इस पे पहले भी बात कर चुके हैं, प्रोटीन हमारे खाने के जुज़ में से वो जुज़ है जिसका थर्मोजेनिक इफेक्ट सबसे ज़्यादा होता है, यानी जो बॉडी में सबसे ज़्यादा गर्मी पैदा करता है कैलोरी बर्निंग प्रोसेस के दौरान, डाइजेस्ट होने के दौरान। अब गर्मी के मौसम में जब हम ऐसा खाना ले रहे हैं, तो डेफिनेटली इसके कुकिंग मेथड्स, कूलिंग मेथड्स होने चाहिए। इसके कुकिंग मेथड्स भी अगर हीटिंग मेथड्स होंगे, अब लोग नाराज़ हो जाएंगे मुझसे, बारबेक्यू आपके पास एक्सट्रीम हीटिंग मेथड है खाने को गर्म करने का, ठीक है, क्योंकि वो कॉन्टिन्यूस स्मोक पे और उस पे रहता है। ईद पे सबने बारबेक्यू ही करना, ठीक है, कर लें एक दिन, मगर उससे ज़्यादा नहीं। इसको चलें जनरल गाइडलाइन लेके समझ लें। इसके अलावा आपके पास जो फ्राइंग है, वो भी हीटिंग मेथड है। जो आपके पास बेकिंग है, जो आपके पास स्टीमिंग है, वो आपके पास कूलिंग मेथड्स हैं, यानी वो उस हीट को काबू में रखेंगे। इवन के भूनना भी, कल भी मैं एक चैनल पर बात करी थी, गोश्त को भूने और बहुत ज़्यादा देर भूने और अच्छी तरह भूने और ज़्यादा सारे पानी में पकाएं। वो जो हम प्रॉपर कुक तरीका कह रहे हैं, प्रॉपर जो कुक करते हैं, जो हमारी माएँ करती रहती थी, भूनती रहती थी, इट इज़ फॉर अ रीज़न। गोश्त कितना अच्छा पका हुआ है, वो आपकी सेहत के लिए कितना अच्छा है, वो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू कितनी अच्छी है, इसका बहुत बेहतरीन तयन इस बात से हो सकता है कि वो जब आप उसको टेस्ट करते हैं, आपकी ज़ुबान को वो कितनी डाइवर्सिटी ऑफ फ्लेवर्स देता है। जितनी ज़्यादा वो डाइवर्सिटी ऑफ फ्लेवर देता है, इसका मतलब है कि शेफ़ ने उतना ही टाइम लगा के पकाया है और उसमें उतनी न्यूट्रिशन अनलॉक हुई है। सब्जियों और गोश्त के लिए ना 2 डिफरेंट असूल होते हैं उनकी न्यूट्रिशन अनलॉक करने के लिए। सब्जी को आप जितनी ज़्यादा देर पकाते हैं, उसकी न्यूट्रिशन कम होती है। गोश्त को आप जितनी ज़्यादा देर पकाते हैं, उसकी बढ़ती है। सो टेक टाइम टू कुक मीट। यस, बहुत अच्छी ये चीज़ आपने बताई है। खैर, अब हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है कि अगर आप बीमार हैं, अगर आपकी एज ज़्यादा है, अगर आप हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, ऊँट का गोश्त आपने नहीं खाना, आपके लिए बहुत नुकसानदेह है। गाय का गोश्त अगर आप खाएंगे तो आपके लिए नुकसानदेह है। ये मिथ है कि वाकई ऐसा है? अच्छा, ऊँट के गोश्त का जो सोडियम कंटेंट होता है, नमक का कंटेंट, वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है। गोश्त में अपना भी नमक का कंटेंट होता है, फिर आप डालेंगे भी। डेफिनेटली वो लोग जो हाइपरटेंसिव हैं, और ख़ास करके अगर वो कोई डायरेटिक भी नहीं ले रहे हैं, यानी वो दवाई भी नहीं ले रहे हैं जिसमें पेशाब ज़्यादा आता है और उसके थ्रू ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाता है, वो तो बिल्कुल भी ना लें। वो लोग जिनको किडनी डिसऑर्डर्स हैं, वो भी उनके गोश्त से परहेज़ करें, क्योंकि जो किडनी है आपके पास, उसके ऊपर 2 ग्लैंड्स लोकेटेड होते हैं ना, एड्रीनल ग्लैंड्स। एड्रीनल ग्लैंड्स का काम होता है कि वो आपकी बॉडी का ब्लड प्रेशर रेगुलेट करते हैं। जिस इंसान की किडनी डैमेज्ड होगी, उसको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हमेशा होगा। तो जिन लोगों को किडनी का इशू है, वो भी उससे परहेज़ करें, और जिन लोगों को जनरलाइज
रियलाइज्ड बॉडी में वाटर रिटेंशन है, क्योंकि सॉल्ट जो है आपकी बॉडी में मजीद वाटर रिटेंशन करता है, वो भी कंपैरेटिवली उससे परहेज़ करें। इसके अलावा ये सब लोगों के लिए हेल्दी है, ऊँट का गोश्त बहुत बेहतरीन है। और कोशिश करें जब ऊँट का गोश्त पकाएं, मैंने तो वैसे भी अपने घर में अपनी कुक को इंस्ट्रक्शंस दी है कि जब खाना पकाते हो उसमें नमक डालो ही ना, क्योंकि खाने का अपना नमक होता है ना, जैसे खाने का अपना फैट होता है। वो ये मुश्किल है चीज, मैं तो नहीं बगैर नमक वाला खाना खा सकती, ये मुश्किल बात। लेकिन एक और चीज है, जब आप अपनी एक आदत डेवलप कर लेते हैं फिर आपको फील भी नहीं होता। जैसे सैलड्स है ना, कुछ लोग सैलड्स नहीं खा सकते, शुरू में मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी जब मैंने लाइफ, अब सैलड्स का मजा आता है, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन अगर किसी को बहुत आदत हो मुसलम की, आप उसको सैलड का, उसको सजा लगेगी लेकिन थोड़ा टाइम लगता है इन चीज़ों को करने में। इन चीज़ों के अलावा सब बीफ पे मैं बात करना चाहूँगी। बीफ इज़ अमेजिंगली हेल्दी, बहुत ज़्यादा हेल्दी है, डिपेंड करता है कि आप उसको पका किस तरह। अगेन फिर ये बात आती है ना कि अगर आपके इश्यूज ये हैं कि आप वेट कम करना चाहते हैं तो कहा जाता है इसमें कैलोरीज बहुत ज़्यादा हैं, ज़्यादा नहीं खाना, कम क्वांटिटी में खाना है, इस फॉर्म में खाना है, इसमें नहीं खाना। सो यहाँ पे आके लोग परेशान हो जाते हैं। अच्छा देखिए, कुकिंग मेथड्स तो मैंने आपको बता दिया। मैंने एक बार पहले भी बात की थी कि अगर आप वेट लूज करना चाहते हैं और आप अपनी प्रोटीन का पोर्शन 3 आउंस रखते हैं दिन में एक बार सर्विंग, चाहे वो बीफ है, चाहे वो मटन है, चाहे वो चिकन है, आप वेट लूज करेंगे, आपका वेट पुट ऑन नहीं होगा। और अगर आप वेट मेंटेन करना चाह रहे हैं तो एक टाइम पे जो है वो 6 आउंस आप अपनी सर्विंग रख लें, आपका वेट जो है वो मेंटेन रहेगा। अगर यही आप बीफ फॉर एग्जाम्पल सोया सॉस में बनाएंगे, यही वाली बीफ में आप सुशी सॉस यूज़ करेंगे, इसी वाली बीफ में आप ऑयस्टर सॉस यूज़ करेंगे, ये वो सारी सॉसेज हैं जो शुगर लेडन होती है, इनमें बहुत ज़्यादा शुगर होता है, इनमें बहुत ज़्यादा एमएसजी होता है, आर्टिफिशियल फ्लेवर होता है और बहुत ज़्यादा नमक होता है। इवन कि आपके पास सोया सॉस का जो 1 टेबल स्पून है वो आपके पूरे दिन की एक दिन की सोडियम रिक्वायरमेंट 2300 मिलीग्राम को एक्सीड कर देता है। अगर आप इन चीज़ों से करेंगे देन बीफ इज़ बैड। अगर आप ग्रास फेड ऑर्गेनिक बीफ लेते हैं, आप उसको भूनते हैं, आप 3 से 6 आउंस सर्विंग लेते हैं और आप हफ्ते में 3-4 बार लेते हैं, और अगर आपका बाकी डाइट चार्ट अकॉर्डिंगली मेंटेन्ड है, हो ही नहीं सकता आपका वेट लूज ना हो। अच्छा जी, अब ये चीज़ें हमारे यहाँ जो दस्तरखान ईद के 3 दिन में बनता है, उसमें बिरयानी भी है, उसमें कोरमा भी है, उसमें बारबेक्यू भी है, उसमें नान भी है। सो इसके बाद चाय, ठंडा, ये सब चीज़ें चल रही होती हैं। कहीं पे भी आप चले जाए मेहमानों के आगे, आपके कोल्ड ड्रिंक्स भी पड़ी हैं, खाने भी पड़े हैं, उसके बाद चाय की सर्विंग भी हो रही है, उसके बाद मीठे की सर्विंग भी हो रही है। कम से कम ईद के 3-4 दिन लाहौर में तो यही सब कुछ हो रहा होता है। अच्छा अना, इस चीज़ को तो प्रीच करना भी बहुत मुश्किल है कि आप ये ना करें। रेगुलर रूटीन में सख्ती से मना है, आप कोल्ड ड्रिंक्स मत लें, आप खाने के बाद चाय ना लें, चाय पे हमने की थी एक बार डिटेल में बात की थी। डोंट टेक दीज थिंग्स। ईद के दिन भी मैं ना कल भी एक जगह पे, मैं एक चैनल पे बात करी थी कि देखें, हम ज़्यादा खाते हैं मज़ा लेने के लिए और ज़्यादा खा के हम अपनी तबीयत ख़राब लेते हैं। कौन सा मज़ा? बिल्कुल ठीक है, ज़्यादा खा के तो आपने अपना उल्टा मज़ा ख़राब कर लिया। आप उतने ही पोर्शंस लें कि जितने, और थोड़ी देर बाद ना जब आपका स्टमक और जुबान का बड़ा जबरदस्त कनेक्शन है, आप फ्लेवर एंजॉय करना छोड़ देते हैं थोड़ी देर बाद, मजा उतनी देर ही आता है जितनी देर आपको हकीकी तलब होती है। उसके बाद आपको खाने का मजा नहीं आता है। बट अगर आपने अपना चीट डे करना भी है, इसको 2 दिन से ऊपर एक्सटेंड ना करें। आई नो एवरी वांट्स, इट इज बैड टू हैव कोल्ड ड्रिंक्स, लेकिन अगर आप ईद पे लेना चाहते हैं, मैं भी लूंगी, ठीक है, 1-2 दिन से ऊपर ना लें एंड गेट बैक ऑन ट्रैक इमीडिएटली, वरना फिर ये आपको अफेक्ट करना शुरू कर देता है। अच्छा जी, हार्ट पेशेंट्स के लिए क्या वाकई ऊंट का गोश्त, गाय का गोश्त बहुत ज़्यादा कहते हैं ना, ये चिकना भी होता है, तो ये प्रॉब्लम करता है? अच्छा, चिकना इसको क्यों कहते हैं? ऊंट वाली तो हमने रिकमेंडेशन बता दी, उसका प्रॉब्लम सोडियम की वजह से, अदरवाइज इट इज़ वेरी हेल्दी। तो हार्ट पेशेंट्स ऑफ कोर्स, क्योंकि उनको भी वाटर रिटेंशन का इशू होता है, वो इसको अवॉइड करें कंपैरेटिवली, ठीक है। लेकिन वंस इन अ ब्लू मून, अगर पूरे साल में खाली ईद पे खा रहे हैं, कुछ नहीं होगा, खा सकते हैं 3-4-5 बूटियाँ अगर खा ली हैं। अच्छा, गाय के गोश्त को चिकना इसलिए कहते हैं क्योंकि गाय के गोश्त का सैचुरेटेड फैट कंटेंट, एनिमल फैट कंटेंट ज़्यादा होता है आपके पास, और अगर गाय के गोश्त का मोनो अनसैचुरेटेड फैट कंटेंट निकाले ना, अच्छे वाला फैट, तो वो दुम्बे से ज़्यादा होता है। मोनो अनसैचुरेटेड फैट गाय के, बिल्कुल। और जो गाय के गोश्त में मॉइस्चर कंटेंट होता है वो भी दुम्बे से ज़्यादा होता है, और कैलोरीज भी दुम्बे से कंपैरेटिवली कम होती हैं। डिपेंड अगेन कर, और सैचुरेटेड फैट इज नॉट बैड फॉर योर हार्ट, नेचर डज नॉट मेक बैड फैट्स, मक्खन इज नॉट बैड फॉर योर हार्ट, ये सब झूठ है। ग्रास फेड मक्खन, घी इज नॉट बैड फॉर योर हार्ट। आपके दिल के लिए जो बुरा है वो सनफ्लावर ऑयल, सोया ऑयल, कैनोला ऑयल, कॉटन सीड ऑयल, ये सारे जो आपके पास वेजिटेबल ऑयल्स हैं, ये आपके दिल के लिए बुरे हैं। कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, घी, मक्खन, ये आपके लिए अच्छा है। नेचर बुरे फैट्स नहीं बनाती, डिपेंड करता है आप किस अमाउंट में यूज़ कर रहे हैं। जो हार्ट पेशेंट्स हैं मैं उनको रिकमेंड करती हूँ, पूरे दिन में आपका खाना या तो 4 टेबलस्पून ऑफ मक्खन या 4 टेबलस्पून ऑफ घी में बनाओ, इससे ज़्यादा पूरे दिन की अमाउंट एक्सीड ना हो।
क्योंकि बीफ का अपना भी फैट होता है। और जो लोग डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं और हार्ट पेशेंट्स हैं, जब आप ये कल भी मैंने बात की है, जब आप गोश्त पकाते हैं तो गोश्त में से चर्बी को अलग ना करें। हम क्या समझते हैं कि हम बड़े स्मार्ट हैं कि हमने कसाई से चर्बी अलग करवा दी, बिल्कुल स्मार्ट नहीं, आपने इतना नया पोर्शन अलग करा दिया। जब आप फैट और प्रोटीन को इकट्ठा कुक करते हैं, ये डाइटिशियंस कभी सोचा है कि सुबह के टाइम क्यों रिकमेंड करते हैं? अक्सर आजकल बड़ी फैंसी रिकमेंडेशन है कि अपनी ब्लैक कॉफी में 1 टेबलस्पून क्रीम या मक्खन का डाल दें। मैं बताती हूँ क्यों रिकमेंड करते हैं। इसलिए रिकमेंड करते हैं ताकि आपकी जो इंसुलिन स्पाइक है, ब्लड शुगर रेज है, वो उस पर लगाम आ जाती है, वो कंट्रोल में रहता है। अगर फैट कॉफी में डाल के सुबह आपकी ब्लड शुगर को कंट्रोल में रख सकता है, तो क्या यही चर्बी आपकी ब्लड शुगर को कंट्रोल में नहीं रख सकती? जब आप इसको गोश्त के साथ पकाएंगे, अल्लाह ताला की दी चर्बी है, सैचुरेटेड फैट है, उसको उसके साथ पकाएं। और उसमें ये क्या होगा, क्योंकि बीफ में आपके पास विटामिन सी भी होता है, विटामिन ए भी होता है, विटामिन डी भी होता है, ये सारे फैट सॉल्युबल विटामिन को आपके जिस्म में अच्छी तरह एब्जॉर्ब करेगा। चर्बी के साथ पेट जल्दी भर जाता है, आप ओवर ईटिंग नहीं करेंगे, कर ही नहीं पाएंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा जी, कलेजी से सब लोगों ने जो है वो दिन का आगाज करना होता है। कुर्बानी के बाद सबसे पहला काम ये होता है, मौसम आजकल हब्स वाला है, पेट भी खराब हो जाता है अगर आप थोड़ी सी भी ओवर ईटिंग कर लें। सो कलेजी ज्यादा तादाद में अगर खा लो तो प्रॉब्लम करती है? नहीं, कलेजी क्या कोई भी चीज़ ज़्यादा तादाद, कलेजी न्यूट्रिशनली बहुत डेंस है। एक बार पहले मैंने आपकी शो पे बात की थी कि बीफ लिवर से ज़्यादा कोई न्यूट्रिशियस फूड मुझे टेबल पर ला के रखते हैं तो मैं अपना प्रोफेशन छोड़ दूंगी। बीफ लिवर से ज़्यादा न्यूट्रिशियस फूड दुनिया में है ही नहीं। आयरन, जिंक, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन ए, सी, डी, ई, के, B1, B2, B3, B6, B9, B12, all of the vitamins it has in it, manganese, selenium, molybdenum, copper, everything. The thing is that because it is nutritionally so dense, cholesterol content भी उसका अच्छा है, you have to consume it in small amount. इस पर तो मैंने पिछले दिनों पॉडकास्ट भी किया था कि हफ्ते में 3 दिन आपने ऑर्गन मीट जरूर लेना है, थोड़ी सी अमाउंट में। आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी, आपका खून साफ होगा, आपकी हड्डियां मजबूत होंगी, आपकी स्किन अच्छी होगी और आपकी हार्ट हेल्थ भी प्रोटेक्टेड रहेगी। यानी ये हर एज ग्रुप के लिए बहुत फायदेमंद है। एब्सोल्युटली। ईद के बगैर भी आपको बच्चों को, बिल्कुल, ऑर्गन मीट मैं तो स्पेशली घर में मंगवाती हूँ, कलेजी, पोटे, फिफरे, गुर्दे, ब्रेन। ये तो फिर बहुत अच्छी चीज़ है जी। अच्छा जी, अब हब्स के इस मौसम में खाना खाने के बाद कोई ऐसी ड्रिंक आप रिकमेंड करना चाहें, कोई ऐसा कहवा रिकमेंड करना चाहें? ब्लॉटिंग नहीं होगी, स्टमक में जलन नहीं होगी, खाना तो सबने खाना ही खाना है, ये सब चीज़ें तो हमने कवर कर ली हैं। अब इन चीज़ों से बचने की वो जो ब्लॉटिंग होती है और आपके स्टमक में दर्द के साथ पानी मुंह में आता है और फिर इसके साथ साथ आपको मुसलसल जो है ये फील होता है कि वॉमिटिंग ना हो जाए, तो इससे बचने के लिए कोई ऐसी ड्रिंक आप रिकमेंड करें, कोई कहवा? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। लोग हमारे पास समझते हैं ना ग्रीन टी की गर्म तासीर है, ग्रीन टी की ठंडी तासीर है। ग्रीन टी और ब्लैक टी की ठंडी तासीर होती है और ये आपके पास कूलिंग टीज में आती हैं। ग्रीन टी का आप इस्तेमाल करें। मैं सिनेमन का इस्तेमाल भी रिकमेंड करती। सिनेमन आपके पास वार्मिंग स्पाइस है, तो जो लोग ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, हार्ट पेशेंट हैं या ब्लड प्रेशर की मेडिकेशंस पे ब्लड थिनर्स ले रहे हैं, वो सिनेमन अवॉइड करें। नींबू वाली ग्रीन टी इस मौसम में आइडियल है, ज्यादा स्पाइसेस का इस्तेमाल ना करें। इवन की जो फेनल ऑफ है ना, वो भी थोड़ी सी वार्म और कार्डेमम इलायची थोड़ी सी वार्म की तरफ होती है, तो बरसात में वो इतनी रिकमेंडेड नहीं होती। नींबू और सब्ज चाय, दैट्स इट इस मौसम में, जुलाई, अगस्त, सितंबर। ठीक है, तो ये आपके लिए बेस्ट चीज़ है जो कि आप खाने के बाद जो है वो ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा हब्स की शिद्दत है, पहले तो नॉर्मल खाएं और अगर ज़्यादा आपने खा लिया, कम भी खाया, तो ये कहवा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, हम लेंगे एक ब्रेक, ज्वाइन करेंगे आपको इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और शॉपिंग, जैसा कि हमने कहा कि मवेशियों की जहाँ पर लोग कर रहे हैं, वहीं पर बाज़ारों में भी हम देख रहे हैं कि शॉपिंग का सिलसिला जारी है। और कुछ लोग टाइमली, जिन्होंने ऑफिस जाना होता है, कुछ ना कुछ उसका एंड पर रह जाता है, या शूज़ या कपड़े। सो आप कहाँ पर जाएं जहाँ पर आपको ऑफ मिलेगी? ब्रांड्स हमारे पास कौन कौन से हैं, आज के सेगमेंट बचत बाज़ार में आपको बताएंगे। अच्छा जी, कहाँ सेल लगी है? पहला ब्रांड है, अगर आपने शूज़ खरीदने हैं, हील्स पे आप जा सकते हैं, अप टू 70% ऑफ। जनरेशन पे अगर आप जाएंगे, अप टू 50% ऑफ। डाइनर्स पे अगर आप जाएंगे, यहाँ पर अप टू 30% ऑफ। क्रॉस कल्चर अप टू 60% ऑफ।
तो यहाँ अगर आप शॉपिंग करने जाएंगे तो यहाँ ये ब्रांड है जहाँ पर ऑफ है। ऑनलाइन शॉपिंग के ऑप्शन भी आपके पास मौजूद है। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहें, खुद जाके कर लें, वो ज़्यादा बेहतर होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है। खैर, अगला सेगमेंट हमारे पास कौन सा है? अगला सेगमेंट है माल का हाल। करेंसी रेट्स क्या हैं आपके साथ शेयर करेंगे। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमारी और आपकी मुलाकात होगी कल ईद के रोज़ भी, लेकिन ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन में। तो आप लोगों को जाते जाते मैसेज यही है कि हम सभी लोग चाहते हैं बढ़ चढ़कर इस कुर्बानी के अमल में, सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी में हिस्सा लें। इस दिन का पैगाम आपने नहीं भूलना। इस दिन जिन लोगों के लिए आपने गोश्त तकसीम करना है उनको नहीं भूलना। तो सब लोगों को ईद मुबारक। कल आपकी बात होगी, हमारी और आपकी मुलाकात होगी ईद ट्रांसमिशन में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।